कॉस्मिक क्रॉनिकल्स पॉडकास्ट सीरीज़ बाय अनपास नस्ट उसकी सिलसिले की दूसरी पॉडकास्ट में आपके सामने हाजिर हैं। और आज हमारे साथ फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट नहीं बल्कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से एक हमारे बड़े ही पैशनेट और बड़े ही अच्छे प्रोफेसर और इधर पढ़ाते भी हैं और रिसर्च में भी इनका एक बहुत ज़्यादा स्कोर है और तमाम स्टूडेंट्स उनको एक अपने आइडियल के तौर पर यहाँ देखते हैं। और हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर असद मुमताज़। हम उनसे कुछ बात करेंगे केमिस्ट्री के रिलेटेड, बट नॉट ओनली केमिस्ट्री। हम आज हमारी पॉडकास्ट का मेन मकसद होगा कि केमिस्ट्री जो पाकिस्तान में केमिस्ट सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के ही होकर रह जाते हैं, उनको कैसे जो न्यू इमर्जिंग फील्ड्स ऑफ द वर्ल्ड हैं उनसे रोशनास करवाया जाए। तो सर, आज हमारे साथ डॉक्टर असद मुमताज़ मौजूद हैं। सर, आपका काइंडली एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। और जी, मैं डॉक्टर असद मुमताज़ और मैं रहीमिया ख़ान बेसिकली डिस्ट्रिक्ट है मेरा, और उसके नवाही एक है इलाका सादिकाबाद, उसके करीबी गांव से हूँ मैं। और आई एम प्राउड टू बी कि मैं आई एम ए विलेजर। और वहाँ से मैंने जो है अपनी इब्तदाई तालीम वहीं से हासिल की। उसके बाद मैंने अपना बैचलर जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से मैंने ऑब्टेन किया। उसके बाद मैंने जो है आई गॉट एडमिशन इन कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इन एमएससी केमिस्ट्री, एंड after that I got admission in MPhil chemistry in the Qaid-e-Azam University again. Yes, and after completing my MPhil I have been appointed as the assistant professor. Not I'm appointed as the lecturer in University of Wa. Then I served over there for about 2 years, and then in 2013 I got a scholarship. Then I went to Malaysia for my PhD degree, and over there in Malaysia I have completed my degree in 2017 October 2017, and later on I joined NUST in October 2018 over here. okay, sir. So until now I am serving over here as an assistant professor. Yes. Okay. So अब सर, अब असल टॉपिक की तरफ आते हैं, क्योंकि आज की पॉडकास्ट का पर्पज़ आप भी सोच रहे होंगे कि हमारी सोसाइटी का नाम नस्ट फिज़िक्स एंड एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी है, तो हमने केमिस्ट्री के जो रिलेटेड प्रोफेसर हैं, केमिस्ट्री की फील्ड के बंदे को क्यों मतलब इधर इंटरव्यू के लिए मदऊ किया। तो सर, स्टार्ट करते हैं कि आप क्या समझते हैं कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री का कितना गहरा ताल्लुक है व्हेन इट कम्स टू रिसर्च। और जैसे हम आगे जाते हैं तो आप यू सी के जो केमिस्ट और फिज़िक्स वाले होते हैं वो आई थिंक सारे मर्ज ही हो जाते हैं। इवन हम मटेरियल साइंस देख लें, इवन हम जितनी भी दुनिया की इमर्जिंग फील्ड्स हैं, हम स्पेस साइंस में जब नासा के मिशन जाते हैं कभी भी मतलब स्पेस में, उसमें केमिस्ट भी लाजमी होते हैं और फिज़िक्सिस्ट और एस्ट्रोनॉमी और हर फील्ड के लोग मौजूद होते हैं और इनसे जॉइंट वेंचर होता है। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ ख़ास तौर पे केमिस्ट्री रिलेटेड लैक करती है कि उनको उस तरह से मौके नहीं दिए जाते। तो आप ये बताइए कि केमिस्ट्री और फिज़िक्स का आप रिलेशन किस तरह से देखते हैं। जी, मेरे नज़रिए के मुताबिक केमिस्ट्री और फिज़िक्स दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि दोनों ही कोर कोर्सेज हैं। और जो भी स्टूडेंट्स अपने कोर कोर्सेज में कमांड रखते हैं, तो रिसर्च और साइंस इतनी ज़्यादा वास्ट और इन डेप्थ हो चुकी है कि एक ही फील्ड में अगर आप अपनी सैचुरेशन ऑब्टेन कर लेते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड। देन एट द एंड जब आप किसी प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे जो आपकी जो सैचुरेशन आपने ऑब्टेन की है अपने ही उस कोर सब्जेक्ट के अंदर, वो आप एक जॉइंट वेंचर के तौर के ऊपर एक प्रोडक्ट की फॉर्म में आप इंटरडिसिप्लिनरी हमेशा काम होता है फिर आपके पास। और इस तरीके से फिर जो कोर एरिया आपके पास फिज़िक्स का है, जो कोर एरिया आपके पास केमिस्ट्री का है, वो मिल के जब एक प्रोडक्ट की तरफ आते हैं तो वो जो रिफाइंड प्रोडक्ट निकलती है, दैट इज़ अ मोर इम्पोर्टेंट एंड मोर रिफाइंड थिंग इन कंपैरिजन कि आपके पास जो है वो कोर आप ना पड़ी हुई हो, उसके बाद आप जो है उस तक रीच कर जाएंगे आपके पास। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आपके पास जो है आप कोर अपना मेजर ज़रूर रखें और उसकी इन डेप्थ में जाएं ज़रूर। ओके,
ओके नाउ आपने जैसे अपना इस बेसिक हमारा पर्पस यही था कि केमिस्ट्री और फिजिक्स का थोड़ा रिलेशन डिस्कस किया जाए। सर के रिसर्च टॉपिक्स की तरफ आते हैं। जैसे सर ने बताया कि ही डिड पीएचडी फ्रॉम द मलेशिया। सो सर आपका बेसिकली रिसर्च का कौन सा एरिया है और आपने किस में रिसर्च की, और आपका जो बेसिक आपकी जो डोमेन है वो क्या है? काइंडली अगर आप स्पेसिफिकली थोड़ा सा टेक्निकल बताना चाहें तो। जी हाँ, हमारी फील्ड है नॉर्मली हाइड्रोजन प्रोडक्शन की, और इसमें हम हाइड्रोजन प्रोडक्शन को डिफरेंट इलेक्ट्रोकैटालिटिक प्रोसेस के थ्रू और फोटोकैटालिटिक प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि इलेक्ट्रोकैटालिटिक में हमें इनपुट देनी पड़ती है एनर्जी की, और फोटोकैटालिटिक के थ्रू हम जो है फ्री एनर्जी सोलर से ऑब्टेन करते हैं। वाटर इज ऑलरेडी एन अबंडेंट रिसोर्स, तो हम वहाँ से जो है हाइड्रोजन प्रोडक्शन करते हैं। एंड व्हाई वी आर प्रोड्यूसिंग द हाइड्रोजन, दिस इज द क्वेश्चन. Hydrogen economy is also served as an alternative to the battery economy. Okay. Battery, with the passage of time, they are getting expensive and expensive over there, and you know that the technology, and they are already been commercialized as well. Similarly, the hydrogen economy is also rapidly getting economically good as well as environmentally good as well. Yes. Okay, so that is why we are working on the production of the, not only on the production of the hydrogen, but also we are working on the consumption of the hydrogen in term of the developing the hydrogen fuel cells. Yes. So the hydrogen fuel cell development is the basic technology, and that is the alternative to the batteries, alternative to the petrol and diesels over there, so that we can get the required power to run the vehicles, to run the buses, to run the trains. And there are countries who are running on the hydrogen economy. Yes, sir. So this is an entire इंडीड और नीड है हमें इस चीज़ की कि हम जो है इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करें, इसके ऊपर फ़ौरन से सून एज पॉसिबल काम शुरू करें और इसको कमर्शलाइजेशन के पॉइंट तक लेके जा सकें. ओके सर. सर वेरी गुड. सर ने बताया, जैसा कि सर आपसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि जैसे आपने हाइड्रोजन फ्यूल की बात की, तो आई गेस मैंने इन अप टू माय नॉलेज के वेरी फ्यू कंट्रीज़ ही मतलब हाइड्रोजन फ्यूल को अभी तक कमर्शलाइज कर पाई हैं. तो आप क्या समझते हैं कि क्या अभी काफ़ी बहुत ही पूरी दुनिया में ही मैं तो देखता हूँ जब भी जितने भी इतने रिसर्च आर्टिकल जर्नल्स लिखे जा रहे हैं, किसी कैटलिस्ट किसी की एफिशिएंसी कैटलिस्ट और अदरवाइज जितने भी इसकी डोमेन जितने भी इसमें मतलब एरियाज हैं उनमें रिसर्च हो रही है, बट वी आरंट एबल टू मतलब अचीव द मतलब कमर्शलाइजेशन ऑफ दैट हाइड्रोजन फ्यूल स्पेसिफिकली. सो आप क्या समझते हैं कि कितने अरसे तक हम, जैसे एक साल कुछ अरसे पहले तक बात होती थी कि शायद इलेक्ट्रिक कार्स शायद हम ना अचीव कर पाएँ, बट वी इवन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैव अचीव देम एक्चुअली. पाकिस्तान में भी मत सुना है कि आ रही हैं. तो आप क्या समझते हैं कि कितने अगर तो इसमें रिसर्च क्या हम वाकई हम 10 से 20 साल बाद क्या देखते हैं हाइड्रोजन फ्यूल की दुनिया, या फिर हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा? और स्पेसिफिकली इवन पाकिस्तान के हवाले से आप बताएं कि इधर आप क्या देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं रिसर्च इससे रिलेटेड रिसर्च में, ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटीज़ में? ओके, व्हेन कम टू द एडवांस कंट्रीज, they are working in a hybrid mode. Their research is totally depending on the industries. So the industries are giving them the problems, and the universities are solving those problems, and then after getting the solution of that problems, they are getting the technology in response of that. So in that case, the innovation and the research comes in directly contact with the industry over there. So that is how only the research is not required to develop the industry. So we need to work, or we need to develop, or we need to innovate our research with the industry independently. Only if we are doing the research and if we are producing the thesis and MS thesis or PhD thesis and putting them in the shelves, that will not industrialize the country. So in term of that one, NUST has took a very first step in this terminology, and that is they have created the NSTP. Yes. So that is a industrialization hub.
You know that there are many companies, they have produced their offices over there, and they have built their offices, and then now we are connecting with the industries more rapidly in comparison to the early. And you know that in developed countries there are thousands of the such NSTP parks, जी but we have just one in Pakistan, and that is only in Nast. yes sir. Okay, so this type of hubs we need, those become the intermediate between the industry and the academia to bridge that gap. And always the problem will directly come through the industry, and then in that way the problem will be solved by the universities, and this way the revenue of the universities will be generated, as well as the most of the revenue of the industries will also be reduced, and they can produce more revenue by getting the advanced technology and advanced research over there. Yes, sir. If they will keep on working independently, industries, and then similarly, if we are working separately or independently in our research, and we are not going to cope up, and if we are not going to bridge that gap, so definitely that is the issue that is being raised in Pakistan right now, and NUST is seriously trying to solve that issues. Yes, sir. ओके सर, वैसे आप, ये मेरा पर्सनली आपसे पूछना चाहता था, इस मौका भी मिल गया इस पॉडकास्ट के थ्रू कि आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसका टाइटल है फ्यूचर इज़ हाइड्रोजन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. सो आपने उसमें क्या देखना, क्या मतलब फाइंडिंग्स आप करना चाह रहे हैं, और साथ ही कि आपको आई गेस कुछ कुछ पोटेंशली मतलब कुछ पोटेंशियल कैंडिडेट्स की भी ज़रूरत है. सर अक्सर हमसे क्लासेस में एक्चुअली बात करते रहते हैं कि कोई हम उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो काइंडली अगर आप अपने प्रोजेक्ट को ब्रीफली हमारे प्लेटफॉर्म से बताना चाहें कि आप किस पे काम कर रहे हैं. जी, व्हेन आई केम टू पाकिस्तान आई सॉ दैट के रिसर्च हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, एंड वी नीड टू डेवलप द प्रोडक्ट्स एज वेल. सो इन दिस सिनेरियो नस्ट ने जो है हमें प्लेटफॉर्म दिया बहुत अच्छा, और हमने जो है वो अपनी रिसर्च को एक प्रोडक्ट की फॉर्म में लॉन्च करने की कोशिश की. और इस लॉन्च की सबसे पहली जो हमारी प्रोडक्ट थी वो थी हमारे पास कि हमने एक हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्रोटोटाइप सेल बना रहे हैं, and we have produced that one, and we have developed that one and technology, and we call it the future electrolyzer, and that electrolyzer is working as a source of the hydrogen production by using the solar technology. So it is integrated with the different photocatalysts and electrocatalysts that are entirely and highly stable in their nature. So we have integrated those catalysts inside that prototype, and now we have developed that device, and that device has got the funding as well, as you know earlier. Yes. And now we are moving one step further, that we are now working on the production of the fuel cell of the hydrogen. Okay. So that the production of the hydrogen could be integrated with the fuel cell directly or indirectly. The fuel cell can work independently as well as directly with the electrolyzer cell as well. Okay. So in that case, the output will be like that one. The hydrogen will be consumed, and the output voltage and current will be achieved over there. And my target is we have to achieve 2 kilowatt of the power from this hydrogen fuel cell. So in this 2 kilowatt power, we can easily run the motorbikes, 70 cc and 200 cc bikes can be easily run with the 2 kilowatt power of the hydrogen. So in this scenario, the hydrogen storage is a bit issue. Like we already know that the people are also using the CNGs. That is also very dangerous to use, but hydrogen is a little bit less dangerous. It immediately evacuate from the cylinder if it happens, and it could not cause too much issues like that. And the basic thing is the product of this fuel cell will be in the form of the water over there, and that is environmentally friendly, and there is no CO2 emission.
and you know that these environmentally friendly fuels are indeed are in need of this Pakistan, because you know that with the CO2 emissions right now, what happens in our Lahore, Yes. and what happening in Karachi, Yes, sir. there are a lot of Even in fog and Islamabad, wastage over we there, saw. and we cannot even breathe nicely Yes, over sir. there. So this is one of our project that we have keep on working, and we can even we have produced even it is 70 to 60%. We have produced the hydrogen fuel cell as well. Now we are on the finalization stage Okay, to okay. test it and to integrate it with the electrolyzer cell over there. ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने बताया अपने प्रोजेक्ट के बारे में। और सर, मैनी बेस्ट विशेस फॉर योर प्रोजेक्ट। अगर आपका प्रोजेक्ट कामयाब होता है तो इट वुड बी अ माइलस्टोन नॉट फॉर द ओनली द नस्ट बट फॉर द होल कंट्री। तो सर, जैसा कि आप वैसे तो आपका मेन जो डोमेन है रिसर्च की वही है, लेकिन आप एक्चुअली हमें पढ़ाते भी हैं सर। तो अक्सर क्लास में भी मतलब इनकी पूरी ही मतलब सिर्फ इनका रिसर्च पे जो इनका एरिया है उन पे उनकी ग्रिप नहीं है। इसके अलावा भी वो डिफरेंट स्टूडेंट्स को हमेशा मल्टी डायमेंशनल होने का सर मतलब कहते हैं। तो सर ने सर का कुछ काम सुपर कैपेसिटर्स और सुपर कंडक्टर्स के ऊपर भी है। तो अब उसकी तरफ आते हैं सर। सुपर कंडक्टर्स, पहले तो आप अगर एक लेमैन के लिए जो बेसिक स्टूडेंट्स भी क्योंकि हमारी इस पॉडकास्ट को देखेंगे, तो आप बता देंगे सुपर कंडक्टर्स एक्चुअली होते क्या हैं और उसमें क्या मतलब हम अचीव कर सकते हैं। एक दफ़ा हमने अपने क्लास में बड़ी एक हैवी लेक्चर दिया था। आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ द माई बेस्ट लेक्चर्स इन लाइफ के मतलब आपने इतना मतलब सुपर कंडक्टर्स को ऐसा मतलब बताया था कि हम उनसे दुनिया चेंज कर सकते हैं। सो अगर आप बताना चाहें तो क्या आप समझते हैं जी, मैं सबसे पहले तो कहूँगा कि आपको पता है कि जब भी हम केमिस्ट्री का स्टूडेंट हो या फिज़िक्स का स्टूडेंट हो, जब भी हम वोल्टेज देते हैं किसी भी मटेरियल को, तो ऑटोमेटिकली उसमें से करंट पास होता है आपके पास। सही, फिर अब डिपेंड करता है वो कितना पास हो रहा है। अगर पास हो रहा है तो वो हमारे पास या तो सेमीकंडक्टर होगा या वो कंडक्टर होगा, और अगर वो नहीं पास हो रहा तो इसका मतलब है वो इंसुलेटर होगा आपके पास। सही। सो अब आप वोल्टेज दे रहे हैं और करंट पास हो रहा है, और अगर ज़्यादा पास हो रहा है वो ज़्यादा, इसका मतलब है कि वो आपके पास दैट इज़ बिहेविंग लाइक एक स्पेसिफिक आपके पास रेंज है कि उसमें आपके पास जो है रेजिस्टेंस एक स्पेसिफिक होगी, तो आपके पास वो सेमीकंडक्टर्स कहलाएंगे। अगर उससे रेजिस्टेंस कम हो जाएगी आपके पास, तो कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी जब आपके पास, तो आपके पास जो है कंडक्टर्स कहलाते हैं आपके पास। देन इवन द कंडक्टर्स को भी जब हम वोल्टेज देते हैं तो क्या होता है हमारे पास कि करंट तो पास होता है हमारे पास, लेकिन स्टिल वहाँ पे रेजिस्टेंस रहती है। और आप लोगों ने ओम्स लॉ भी पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू आई आर। वोल्टेज देंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा, और ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस भी मटेरियल की कंडक्टर की भी रेजिस्टेंस होगी आपके पास, तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगी आपके पास। और चूँकि V इज इक्वल टू आई आर है तो ये एक लीनियर प्रॉपर्टी है आपके पास। तो मटेरियल को जब आप अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, तो ऑटोमेटिकली लीनियर लाइन के ऊपर जो आपके पास स्लोप आता है, दैट इज योर रेजिस्टेंस। So you can measure the resistance of the different material by using this phenomena over there, and even at different temperatures as well. Okay. So now the superconductors, they are a little bit more advanced form of the conductors. और ये वो मटेरियल्स हैं जब आपके पास आप वोल्टेज अप्लाई करें, दिस इज़ वेरी गुड टू सी कि आप वोल्टेज अप्लाई करें और आपके पास सारे का सारा जो है वो करंट में कन्वर्ट होता जाए, एंड देयर इज नो रेजिस्टेंस ओवर दैट, यू कुड नॉट सी एनी रेजिस्टेंस ओवर दैट। सो देयर आर डिफरेंट मटेरियल्स, दोज बिहेविंग, दोज दीज आर बिहेविंग लाइक कि इनकी रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है आपके पास। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो मटेरियल हैं जिनकी रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है, हम उनको सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। और सिर्फ उनके अंदर यही प्रॉपर्टी नहीं है कि जो उनकी रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है आपके पास, उसके अंदर एक और प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है कि जैसे हमारे पास हमारी अर्थ है, उसका नॉर्थ टू साउथ पोल है आपके पास, मैग्नेटिक रेज जो है वो फ्लो करती है नॉर्थ टू साउथ में, ऐसे आपके पास मैग्नेटिक रेज हैं वो नॉर्थ टू साउथ पोल में मूव करती हैं आपके पास। तो जब भी हम उस सुपर कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, तो ये सुपर कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को उसमें से पास नहीं होने देता।
और ना सिर्फ ये उसे उसके अंदर से पास नहीं होने देता, बल्कि इसकी एक और ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है कि ये सुपर कंडक्टर उसकी रेस के अंदर अपने आप को इंटरलॉक कर लेता है। जी। और इस स्पेसिफिक फिनोमिना को हम मेजनर इफेक्ट कहते हैं। तो ये जो इंटरलॉकिंग है, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल फिनोमिना कि इफ समथिंग, यू हैव स्टक समथिंग inside the air and without any force over there, and it is interlocked between the rays over there, and this interlocking is so much strong that your material, whatever its weight is over there, it cannot fall down to any direction over there. Yes, sir. It is stuck inside over there in the air. So by taking this specific phenomena, we call it the magnetic levitation. Yes. और हम अगर एक जो है ट्रेन का ट्रैक बना दें, अगर जो कि मैग्नेटिक उसका हो, मैग्नेट का हो आपके पास, और हम उसके ऊपर जो है सुपर कंडक्टर मटेरियल को उसके ऊपर अगर मूव करवाएं, तो वो आपके पास फॉर एवर विदाउट रेजिस्टेंस आपके पास जो है वो मूव करता रहेगा आपके पास उसके ऊपर। और जब वो मूव करता रहेगा तो आपके पास जो है ऑटोमेटिकली विदाउट एनी ऑफ द फ्यूल, we don't need batteries over there, we don't need hydrogen economy over there, we don't need petrol, we don't need diesel over there as well, but we can run that superconductor as a train on the track of the magnet. And the most good beauty of this one is कि आपके पास इसकी स्पीड मैक्सिमम हो सकती है आपके पास। और अभी तक जापान ने सबसे पहली ट्रेन इसके ऊपर बनाई है मैग्नेटिक लेविटेशन फिनोमिना के ऊपर, और उसकी जो स्पीड है आपके पास वो 600 किलोमीटर पर आवर। 600 किलोमीटर पर। इसका मतलब है यहाँ से अगर लाहौर आपके पास जो है वो कितना किलोमीटर है, ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर है, तो आप वहाँ पे 30 मिनट के अंदर आप लाहौर पहुँच जाएंगे यहाँ से। यू कैन इमेजिन दिस थिंग, how good it is for our economy and for our science as well. Yes. और इसमें आपके पास कुछ भी नहीं लग रहा है। एक दफ़ा आपने अपना ट्रैक डेवलप करना है और आपने अपना सुपर कंडक्टर के ऊपर जो है जितना भी लोड आप लोड कर दें उसके ऊपर, एंड देन यू हैव टू ऑप्टिमाइज ऑल दोज थिंग्स, एंड देन यू कैन रन दैट, you can run a train over there without any energy sources over there. And now the problem that is facing the different countries over here is these superconductors, they behave their superconductivity at very low temperatures, like minus 100 degrees centigrade, minus 200 degrees centigrade over there. So now the research is on solving this issue, that we need superconductors that should work as a superconductor at higher temperature, or at least they should behave at room temperature as a superconductor, so that the cost of the low temperature retaining should be reduced over there. So still not only the Japan, the Chinese has also developed a train based on the magnetic levitation, and the speed of that train is 400 kilometer per hour roundabout that the China has been creating. And now you see, if you have to reach to Karachi from Islamabad, so it is round about 1600 kilometer, Yes, sir. 600 to 1800 kilometer over there. So you can see that we can reach within 3 hours from Islamabad to Karachi. Just like aeroplane almost. Yes, so you see, and the cost is nothing. Yes. Just you need to develop that infrastructure first, and to develop that infrastructure, there is a need over there that we need peace in our country, because you know that the peace is entirely affecting the modern technology. If we are spending so much revenue on such a high costly infrastructure, and a suicider came over there and he will burst the train, and then the whole revenue will go away. Yes. Okay. So there is entire need to develop the peace in the country, and also as well as the economy of the country as well. ओके,
वेरी गुड सर, सर हैज़ एक्सप्लेन्ड वेरी वेल द सुपर कंडक्टर्स. सो सर, एक आपकी लास्ट रिसर्च फील्ड जो जिस पे सर का बहुत ज़्यादा काम है और वो है सुपर कैपेसिटर्स, उसके बारे में भी थोड़ा सा सर आपसे बात करना चाहूँगा कि आपके कुछ आर्टिकल्स भी कभी इतना तो नहीं टाइम मिलता बट वी आर कभी एक दो देखे हैं जो सुपर कैपेसिटर्स के ऊपर हैं. तो सुपर कैपेसिटर्स एक्चुअली भी अगर आप पहले थोड़ा सा डिफाइन कर दें, और दूसरा ये है कि इंडस्ट्री और ये सुपर कैपेसिटर्स किस तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में या इवन जो जैसे सुपर कंडक्टर्स और हाइड्रोजन फ्यूल को हमने देखा, तो सुपर कैपेसिटर्स किस तरह से जो है हमारी जो लाइफ्स में उनमें रोल प्ले कर सकते हैं, और किस तरह से ये आम कैपेसिटर से डिफरेंट हैं, और सुपर कैपेसिटर्स इस अ फील्ड, इसको आप कैसे डिफाइन कर, इसको ये क्या हमारे लिए रोल प्ले कर सकते हैं? ओके, एक सिंपल सी बात मैं समझा दूँ ताकि हर किसी को समझ आए इस चीज़ की, कि जैसे हम पेट्रोल या हाइड्रोजन इकोनॉमी की बात करते हैं तो ये हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एनर्जी, और वो भी ये कि सडन एनर्जी हमें ऑब्टेन हो जाती है इनसे, जो ही यूटिलाइज होगा सडन एनर्जी ऑब्टेन हो गया, उससे जो है वो हमारे पास व्हीकल जो है वो रन हो जाती हैं. सिमिलरली हमारे पास जो बैटरीज हैं दे प्रोवाइड अस दी हायर पावर डेंसिटी. फ्यूल्स हमारे पास एनर्जी डेंसिटी प्रोवाइड करते हैं, ये जो हमारे पास पावर डेंसिटी प्रोवाइड करती है हमारे पास में. सो बोथ आर इनवर्स टू ईच अदर ओवर देयर राइट नाउ. So the superconductor, the supercapacitors, they are the intermediate of both of that one. They have normally the higher energy density as well as they could have the higher power density as well. और द मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इस वक्त सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ही इन सुपर कैपेसिटर्स का हो रहा है आपके पास. आपको याद होगा पुराने ज़मानों में हमारे पास जब फ्रिज वगैरह हुआ करते थे तो उसके ऊपर जो है हम एक स्टेबलाइजर जो है वो ज़रूर लगाया करते थे उसके ऊपर जो है वो लेते. सही है, वगरना जी आपकी जो लोड शेडिंग वगैरह होगी तो वो ये तो एडवांस कंट्रीज में तो लोड शेडिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे पास है, तो हमें स्टेबलाइजर्स की ज़रूर होती थी हमारे पास. मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हमारे पास ये सुपर कैपेसिटर इंटीग्रेटेड हमारे पास टेक्नोलॉजी आ रही है. उसमें अगर आपके पास लोड शेडिंग ऊपर नीचे भी हो जाती है तो दीज आर द सुपर कैपेसिटर्स जो कंपनसेट करते हैं उसको और आपको जो है उसके डैमेज को स्टॉप कर देते हैं आपके पास. तो ये जो इतनी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, अगर आप उसको जो है वो बचा लें तो इट इज़ वेरी गुड. और आपको पता है कि जब हमारे पास जो स्टेबलाइजर जो है वो काम नहीं कर रहा होता था या अटैच नहीं होता है फ्रिज के साथ, तो क्या इशू होता है हमारे पास कि हमारे पास जो है वो जो उसकी रिपेयरिंग की कॉस्ट होती है वो इतनी कॉस्टली हो जाती है हमारी, जैसे फ्रिज की पूरी कॉस्ट है हमारे पास. तो that is how we are innovating, how we are proceeding in this research, that we are trying to develop such fast and high storage energy storage supercapacitors to work in different fields. And supercapacitors are in every electronic device. They are working in every electronic devices over there. Without these, no device is complete. Yes. So right now, let me give you an introduction that the advanced level of the supercapacitor that we are developing right now, they are based on the metal oxides with the heterojunctions developing in with the magazines over there. So the 2D, 1D based material are 3D, 2D based materials over there. So they are having the high surface area, high energy storage densities and high power densities as well. ओके सर, रिसर्च पे तो बहुत बात कर ली. अब थोड़ा सा मैं आपकी थोड़ा सा ये रिसर्च रिलेटेड टॉक से ज़रा हटना चाह रहा हूँ और आना चाह रहा हूँ टीचिंग जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ में चलती है. तो सर की टीचिंग जो है, मैं अक्सर सर को हम देखते हैं, इनके बहुत से रिसर्च स्टूडेंट्स भी इनके पास हैं और बहुत ही बिजी रहते हैं, और इसके बावजूद एक्चुअली हमारे भी टीचर हैं और इतना अच्छा पढ़ाते हैं सारे, और इनकी एक यूनिक मेथडोलॉजी है. और ये सिर्फ क्लास में सिर्फ कोर्स कंटेंट नहीं पढ़ाते, ये क्लासरूम में ही मतलब कोशिश करते हैं कि जैसे हमारे साथ भी उन्होंने कभी सुपर कंडक्टर्स जैसे बताया बात की, तो हमेशा बात करते रहते हैं. तो सर आप किस तरह से देखते हैं कि किस तरह से जो यूनिवर्सिटी में एक टीचर को, जो एक इवन असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर और इवन प्रोफेसर एज वेल, तो वो अगर काम कर रहे हैं तो उनको क्या, अब अक्सर मैं भी एक चीज़ को ऑब्जर्व करता हूँ, इवन सेकंड थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हो जाते हैं बट दे हैवंट हियर्ड अबाउट द मतलब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एज वेल. अगर सुना भी होता है तो उनको इतना वो अंदाज़ा नहीं होता रिसर्च रिलेटेड, इवन ये रिसर्च आर्टिकल क्या होता है, साइटेशंस क्या होती हैं, गूगल स्कॉलर क्या होता है. सो
सर आप किस तरह से देखते हैं कि एक किस तरह की टीचिंग मेथडोलॉजी एक ऑप्ट होनी चाहिए एक खास तौर पे व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान वेयर द रट्टा सिस्टम इज प्रिवेलिंग फ्रॉम द नर्सरी प्रेप सिस्टम टू इवन यूनिवर्सिटी सिस्टम एंड इवन वी सी द पीएचडी स्टूडेंट्स एज वेल कि जब वो पीएचडी कर जाते हैं तो उनसे अगर इंटरव्यू में कोई एक क्वेश्चन किया जाता है एक बेसिक सा तो वो they aren't able to answer that one. Few exceptions are always there, but the majority is unfortunately here in Pakistan is suffering from this. So sir, आप किस तरह से देखते हैं कि एक टीचर को एक यूनिवर्सिटी में किस तरह से टीच करना चाहिए एज अ टीचर इन नस्ट, इफ यू कमेंट ऑन अम, सबसे पहले तो मेरी कोशिश होती है कि अपने स्टूडेंट को, वो स्टूडेंट तब तक मोटिवेट नहीं होगा जब तक कि उसको करंट अफेयर का और करंट टेक्नोलॉजी का नहीं पता होगा। तो सबसे पहले मेरी ये कोशिश होती है कि मैं उसका इंटरेस्ट डेवलप करूं, उसकी जो फील्ड है, जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड कि वो करंट फील्ड में इस वक्त क्या हो रहा है उसके अंदर। तो उसके बाद मेरे पास जो है वो सेकंड स्ट्रेटेजी आती है। सेकंड स्ट्रेटेजी हमारे पास हमेशा ही होती है, उसमें लोग डिफरेंट प्रोफेसर जो हैं वो डिफरेंट तरीके से प्ले करते हैं। उसमें एक होता है आपके पास कि आप जाएं और जाके अपने लेक्चर को स्टार्ट करें और उसको डिलीवर करें, उसके बाद जो है आप वापस आ जाएं। सेकंड वे आपके पास, आप जाएं, डिलीवर करें, गिव करें और फीडबैक को लें। इसको कहते हैं गिव एंड टेक स्ट्रैटेजी बोले। तो मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी इससे डिफरेंट होती है कि मैं गिव एंड टेक की बजाय मैं टेक एंड गिव करता हूँ। कि पहले मैं जो है स्टूडेंट का इंटरेस्ट जो है वो उधर से फीडबैक पूरा लेता हूँ कि उनका क्या इंटरेस्ट है, क्या उनका अपडेट है, करंट उनका नॉलेज क्या है। और फिर उसके बाद जो है उनको उससे जब रिनाउंड हो जाते हैं उसके बाद, तो फिर जब वो इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली द इंटरेस्ट गोज in that way, because every body and every student want to do something for their own country, and they are thinking, every student is try to think that we want to do something and what we should do. So this is how we always go with the students, and I specifically go with the student. इसलिए जो है I want to give this message to the students, please keep in touch with the current affairs and with the current technology, so that your interest to work in a specific field could be boomed on or zoomed on. ओके सर लास्ट में कुछ 2-3 क्वेश्चंस हैं जो मैं पर्सनली आपसे पूछना चाहता था। जैसे आपका एक रिसर्च, आपकी जो मेन रिसर्च है वो इट इज़ इन फिजिकल केमिस्ट्री। सो एक्चुअली मैं व्हेन इट अप टू माय नॉलेज के पाकिस्तान में अब तो चलें फिर भी नास्ट और कुछ और यूनिवर्सिटीज़ ने मैथमेटिक्स का जो टच है वो केमिस्ट को देना शुरू किया है। तो बट एक जैसे हम अक्सर इस चीज़ को मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया, इवन कुछ टीचर्स अभी भी होते हैं जो मतलब अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं या इवन मतलब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा रहे हैं या मतलब और भी थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा ये, तो अगर क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो उसमें जो है वो मैथमेटिक्स को उस तरह से मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं कि किस चीज़ की क्या, अगर हम ये एक थोड़ा सा सिस्टमेटिक क्वेश्चन था कि हमारे यहाँ क्या प्री मेडिकल से जो स्टूडेंट आते हैं तो वो इतना अगर मैथमेटिक्स में क्यों इतना सफ़र करते हैं, और इस चीज़ को टैकल करने के लिए जैसे आई गेस मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का कोर्स करिकुलम देख रहा था तो वो अभी भी जो बीएस केमिस्ट्री है उनको मैथमेटिक्स के कोर्स शामिल ही नहीं है शायद। तो आप क्या समझते हैं कि मैथमेटिक्स कितनी इंपॉर्टेंट है एज अ केमिस्ट, और पर्टिकुलरली इन फिजिकल केमिस्ट्री और मतलब क्वांटम केमिस्ट्री और इवन क्वांटम मैकेनिक्स एज वेल? जहाँ तक तो हम थ्योरेटिकल की बात करें तो थ्योरेटिकल में हमारे पास केमिस्ट्री हमें बहुत इन डेप्थ तक लेके जाती है हमारे पास। और लेकिन जब हम इसको इंटरडिसिप्लिनरी टर्मिनोलॉजी में देखते हैं तो वहाँ पे हमें जब काम करना है तो हम विदाउट मैथमेटिक्स, विदाउट कैलकुलेशंस, without solving the functions, without dealing with the functions, we cannot do those interdisciplinary things. इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने प्रोडक्ट बनानी है कोई चीज़ तो हम इंटरडिसिप्लिनरी काम कर ही नहीं पाएंगे या उस लेवल तक अचीव कर ही नहीं पाएंगे अगर हम उस मैथमेटिक्स को नहीं जानते। तो हम टोटली थ्योरेटिकल के ऊपर जो है वो रहते हैं।
और आपको पता है कि थ्योरेटिकल आज हम पढ़ लेते हैं, उसको इतना अच्छे से याद कर लेते हैं, एग्ज़ाम दे देते हैं, उसके 6 महीने बाद वो थ्योरेटिकल हमारे माइंड से निकल जाता है हमारे पास। बट दिस मैथमेटिक्स इज इम्पोर्टेंट इन दैट सिनेरियो कि आपका थ्योरेटिकल जब डेवलप हो रहा है तो वो थ्योरेटिकल जाके उसकी एंडिंग होनी चाहिए किसी ना किसी फंक्शंस के ऊपर। जब किसी न किसी फंक्शन के ऊपर उसकी एंडिंग होगी तो वो ऑटोमेटिकली वो फंक्शन जो है एक सम अप की फॉर्म में, थ्योरेटिकल की सम अप की फॉर्म में आपके पास आएगा। जब आप उस फंक्शन को एक दफ़ा समझ लेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली वो थ्योरी कभी भी आपके माइंड से इवैक्यूएट नहीं होगी आपके पास। सो ये एक थोड़ा सा इशू है कि हमारे पास जो बायोमेडिकल के या मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो ही स्पेसिफिकली जो है वो केमिस्ट्री में आते हैं, और जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं वो नॉर्मली फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में चले जाते हैं। तो इस वजह से जब केमिस्ट्री में वो लोग ये स्टूडेंट्स आते हैं तो फिर बहुत ही माइनर, मतलब 100 में 2 स्टूडेंट्स या 3 स्टूडेंट्स होंगे जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के होंगे जो आपके पास केमिस्ट्री में आ जाते हैं आपके पास। और फिर ये एक जो है फिर उसके बाद थ्योरेटिकली जाहिर है सारा कुछ इस तरीके से चल रहा होता है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए नास्ट ने भी और एचईसी ने भी, एचईसी पाकिस्तान ने भी जो इसके ऊपर काम किया है, और उन्होंने इस चीज़ के ऊपर एनफोर्स किया है कि हम अपने जो बीएस के कोर्सेज हैं उसमें स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स के कोर्सेज को ज़रूर इंट्रोड्यूस करें। और मेरे आने से पहले भी कुछ कोर्सेज मौजूद थे मैथमेटिक्स के, उसको मैंने फर्दर रिवाइज करके उसको अकॉर्डिंग टू द रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू हमने उसको अपने बीएस के कोर्स में ऐड किया है कि अगर किसी स्टूडेंट का जो है बैकग्राउंड जो है मैथमेटिक्स का नहीं है तो वो अगर इन 2 कोर्सेज को अगर अच्छे से वो रीड आउट कर ले और इसको अच्छे से हैंड ऑन प्रैक्टिस कर ले तो जब वो एडवांस रिसर्च में जाएगा तो वो बड़ा इजीली अपनी थ्योरेटिकल को सम अप कर पाएगा इन द फॉर्म ऑफ द फंक्शंस, और यही फंक्शंस इंटीग्रेट होके आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स की फॉर्म में आपके पास जो है वर्कआउट करते हैं आपके पास, और आगे जो है आपके पास सारे फिनोमिना होते हैं आपके पास। एंड यू नो दैट कि विदाउट फंक्शंस थ्योरी कैन नॉट बी कम्प्लीटेड ओवर देयर, और हम इंटरडिसिप्लिनरी साइड के ऊपर जा ही नहीं सकते और प्रोडक्शन की तरफ जा ही नहीं सकते। सो हमें कोशिश करनी है कि हम इंटरडिसिप्लिनरी की तरफ जाएं, प्रोडक्ट्स बनाएं, और हम प्रोड्यूसर्स में शामिल हों ना कि यूजर्स में। हमारी कंट्री का सबसे बड़ा इशू ये है कि हम हमेशा यूजर्स रहे हैं हर टेक्नोलॉजी के। दिस इज द टाइम दैट वी नीड टू इवॉल्व, एंड हमने प्रोड्यूसर्स में शामिल होना है ताकि हम अपनी इस टेक्नोलॉजी को और अपनी इंडस्ट्री के साथ जो है वो एमर्जिंग इंडस्ट्री के साथ इवॉल्व कर सकें। सर अभी मेरे जहन में वैसे ही एक बात वो अभी मैंने नाम लिया क्वांटम केमिस्ट्री का, तो मैंने कहा सर असद से हो उनसे क्वांटम केमिस्ट्री की बात ना की जाए, सिंस ये 7th सेमेस्टर को क्वांटम केमिस्ट्री टीच भी करते हैं। सर क्वांटम केमिस्ट्री पे हमने क्लास में एक जुमला बोला था कि एंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज द स्टार्ट ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री। तो आप क्वांटम केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा इसकी बस बेसिक से बात करना चाहूँगा कि क्वांटम केमिस्ट्री एक्चुअली क्या है, और क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम केमिस्ट्री, और इसमें क्या रिसर्च एरियाज़ हैं जहाँ पे काम हो रहा है या हो सकता है या हो रहा है डेफिनेटली, और इसका बड़ा क्लोज लिंक जाता है जैसे फिजिक्स रिलेटेड, जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो मैंने अप टू माई नॉलेज के मार्क्स प्लांक के ही जो इक्वेशंस थी उन्हीं वो भी आइंस्टाइन ने ही ली, और उस पर मज़ीद काम करके फिर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फिर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरफ गए। तो सर आप क्वांटम केमिस्ट्री के ऊपर काइंडली आपके कुछ 4 to 5 मिनट्स आप जो भी बताना चाहें अपनी ऑडियंस। जी, वो जो मैं आपको पॉइंट बताता हूँ वो है थर्मोडायनामिक्स से हम कैसे क्वांटम की तरफ स्विच करते हैं। वो हमें थर्मोडायनामिक्स का एंड बताता है कि इससे आगे थर्मोडायनामिक्स ख़त्म हो जाती है, एंड दैट इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसमें वो ये बताते हैं कि अगर आपके पास जीरो एंट्रोपी हो जाएगी तो थर्मोडायनामिक्स कहती है कि आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो आपके पास इन दिस स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाएगा, आपके पास उसकी एंट्रोपी ज़ीरो हो जाएगी, वो बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रहा होगा, क्योंकि उसमें जो भी तमाम मोशंस हैं, ट्रांसलेशनल मोशंस हैं, वाइब्रेशनल मोशंस हैं आपके पास, रोटेशनल मोशंस हैं, तमाम के तमाम जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे आपके पास। ये हमें थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, द एडवांस फॉर्म ऑफ द थर्मोडायनामिक्स आप जिसको कहते हैं, वो आपके पास इस पॉइंट के ऊपर रीच करती है। लेकिन सेम इसी पॉइंट के ऊपर क्वांटम केमिस्ट्री जो है
वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होता। इवन हम एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर, जीरो केल्विन टेम्परेचर तक भी अगर पहुंच जाएं तो हमारे पास मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़ीरो नहीं होती, एंट्रोपी ज़ीरो नहीं होती हमारे पास। स्टिल उसके अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी रहती है जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकती आपके पास। ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर के ऊपर भी नहीं हो सकती आपके पास जो है वो। सो क्वांटम यहाँ से ऑब्जर्व होती है, और क्वांटम यहाँ से ऑब्जर्व होती है कि हमारे पास ये जो मटेरियल है, अब आपके सामने पड़ा हुआ है माइक, इट सीम्स लाइक इट इज इन द स्टेट ऑफ द रेस्ट। Yes, sir. And if you would say to anybody else, any layman in the street, that it is not in the state of the rest, it is moving. So how he would see to you? You would say merit. So quantum chemistry starts from that point. Yes, sir. It is moving specifically, and there are different bonds over there. They are vibrating, and even at very low temperature, when you took all the energy from that one, the least energy would be the zero Kelvin temperature, and even at that temperature, the molecule will be still keep on vibrating over there. You can remove all the type of energies except vibrational energy. Okay. So that is the point where the quantum chemistry, the thermodynamics converts, take a mode into the quantum chemistry. ओके सर, क्वांटम केमिस्ट्री में अगर आपसे मैं पूछ सकता हूँ कि रिसर्च और आई गेस नस्ट में, आई गेस ओवरऑल पाकिस्तान में, आई गेस क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स रिलेटेड तो स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं, बट क्वांटम केमिस्ट्री या क्वांटम मैकेनिक्स इसमें बहुत कम रिसर्च देखी जाती है। तो आप इसमें क्या रिसर्च एरियाज़ हैं और या दुनिया में कहीं काम हो रहा है इस पे, और इसमें अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें हमें कि क्वांटम केमिस्ट्री पे क्या रिसर्च एरियाज़ मौजूद हैं। जी, क्वांटम केमिस्ट्री इटसेल्फ एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, सब्जेक्ट है, और इसके मल्टी डायमेंशनल एप्लीकेशंस हैं आपके पास। अगर मैं सिर्फ केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में जो हमारे पास तमाम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो गए, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो गए, उनके जो तमाम स्ट्रक्चर जो आप लोग पढ़ते हैं कि फॉर एग्जांपल बेंजीन के ऊपर आप पढ़ रहे होते हैं कि बेंजीन के ऊपर अगर अमाइन ग्रुप लगा हुआ है तो इनकमिंग ग्रुप जो है वो जो आपके पास ऑर्थो होगा, मेटा होगा, पैरा होगा, फिर उसको बैठ के जो है हम रट्टे लगा रहे होते हैं कि जो है ऑर्थो होगा, मेटा होगा, पैरा होगा आपके पास जो है। तो वो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पास ये थ्योरेटिकल से नहीं आई, ये इसी क्वांटम से आई हैं आपके पास। और क्वांटम क्या है, आपके पास वेव फंक्शंस हैं आपके पास, और वो जो फंक्शंस हैं आप उनको डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को डेवलप करते हैं, मॉलिक्यूल डेवलप करके आप उनके ऊपर जो है उन फंक्शंस को अप्लाई करते हैं। एंड यू सी मैथमेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट केस, कि उन फंक्शंस को जब आप उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो उस मॉलिक्यूल की आपके पास एनर्जीज देता है। अब उसमें अगर वो एक बड़ा मॉलिक्यूल है तो उसके डिफरेंट एंगल हो सकते हैं, उसके अंदर स्ट्रक्चरल ज्योमेट्री उसकी डिफरेंट हो सकती है आपके पास। तो जैसे जैसे स्ट्रक्चरल ज्योमेट्री चेंज होती है आपके पास, ऑटोमेटिकली एंगल्स चेंज होते हैं आपके पास, तो मॉलिक्यूल्स की ओवरऑल जो एनर्जी है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती है आपके पास। तो इसको हम कहते हैं एनर्जी प्रोफाइल। तो जब हम एक मॉलिक्यूल का पूरा एनर्जी प्रोफाइल ले लेते हैं तो हमें वहाँ से पता चल जाता है कि ये पूरे का पूरा मॉलिक्यूल किस पॉइंट के ऊपर कौन से एंगल्स ऐसे हैं जहाँ पे ये लीस्ट एनर्जी शो करता है और जहाँ पे जो है ये मैक्सिमम एनर्जी शो करता है। और जहाँ पे वो मैक्सिमम एनर्जी शो करेगा इसका मतलब है कि वो मॉलिक्यूल उस स्टेट में बहुत ही अनस्टेबल है आपके पास। और जिस में आपके पास मॉलिक्यूल जो है लीस्ट एनर्जी होती है, इसका मतलब है दैट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ दैट मॉलिक्यूल ओवर देयर। तो हम उसको बेस करके वो फिर हम ना सिर्फ यहाँ पे रुकते हैं एनर्जी प्रोफाइल के ऊपर, फिर हम ये देखते हैं कि ईच एंड एवरी एटम के ऊपर जो है आपके पास कौन कौन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज होती हैं और कौन कौन सी इलेक्ट्रॉन, आइदर इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव ओवर देयर। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर जो है कौन से चार्जेस आके अटैक करेंगे जो है आपके पास है, और तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा या इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा आपके पास। तो ये सारी आप क्वांटम के फंक्शंस को अप्लाई करते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज निकलती हैं, उसकी बेस के ऊपर आप ये कह रहे होते हैं कि ये ऑर्थो डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है, पैरा डायरेक्टिंग है आपके पास जो है। तो इसको क्या हम कहते हैं, स्ट्रक्चरल ज्योमेट्री ऑप्टिमाइजेशन। तो हमेशा तमाम जो मॉलिक्यूल आपके पास, द वर्ल्ड इज मेड ऑफ द मैटर एंड मैटर इज सॉरी लिक्विड गैस एंड प्लाज्मा। अगर हम उन तमाम मॉलिक्यूल को जो है ड्रॉ करते हैं, उसके अंदर उनकी तमाम फिजिकल स्टेट्स को जो है देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें पता चलता है कि वो अपनी लीस्ट एनर्जी के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं।
बहुत ही ज़बरदस्त फिनोमिना है हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल का। वाटर मॉलिक्यूल का एक बैंडिंग स्ट्रक्चर है, आपको पता है, Yes, sir. है? Yes. उसके ऊपर दो लोन पेयर हैं और दोनों उसके ऑक्सीजन के ऊपर वाली साइड के ऊपर हैं, दोनों लेयर। और अगर आपको पता है कि अगर ये दोनों लोन पेयर ऊपर होने की बजाय एक लोन पेयर ऊपर हो जाए और एक नीचे हो जाए हमारे पास, Indication. तो हमारे पास जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो बिल्कुल लीनियर हो जाएगा। Yes, sir. और अगर वाटर का मॉलिक्यूल हमारे पास लीनियर हो जाएगा तो लेट मी टेल यू कि ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट में नहीं रहेगा, ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। Yes, sir. So you see, only two electrons are changing the liquid state of the water to the gaseous state over there. So there are different configurations. These are the structural facts that are giving us the details कि हमने जो है ये कैसा, कौन से मटेरियल कैसे बिहेव करते हैं, उनके एनर्जी प्रोफाइल्स कैसे हैं, एंड हाउ वी कैन प्रोसीड इन दैट थिंग। थैंक यू सो मच सर फॉर योर इम्पोर्टेंट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सर, जैसे एनपैस का प्लेटफॉर्म है और इसमें एक क्वेश्चन लाजमी बनता था, मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि एस्ट्रोकेमिस्ट्री, जैसे मैं पढ़ रहा था कि इंडिया में काफ़ी जो है उस पर काफ़ी रिसर्च एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो इस प्रोग्राम को ऑफ़र करते हैं, ये एटलीस्ट एमएस लेवल पे। तो पाकिस्तान में मैं जितना अप टू माई नॉलेज ओनली यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का एक स्कूल है, स्कूल ऑफ प्लानिटरी साइंसेज, तो वो ऑफर कर रहा है। तो क्या आप क्या समझते हैं अगर केमिस्ट्री वालों को एस्ट्रोनॉमी का थोड़ा सा मतलब एक दो कोर्सेज पढ़ा दिए जाए, आई गेस, बल्कि डेफिनेटली यही एस्ट्रोकेमिस्ट्री की डिग्री है, या आगे एमएस में भी बस उनको कोर्सेज पढ़ा दिए जाएँ, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तो इसमें क्या आप स्कोप समझते हैं? जैसे अभी एस्ट्रोनॉमी भी आज से तकरीबन 10 साल पहले बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अभी नस्ट ने इसी साल बीएस एरोस्पेस साइंस स्टार्ट किया, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, और साथ ही साथ अब फिजिक्स वालों को भी एस्ट्रोनॉमी का कोर्स आई गेस 2 या 3 साल पहले ही स्टार्ट हुआ है, टेलीस्कोप आई है हमारे एसएनएस में। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान एस्ट्रोकेमिस्ट्री को आप किस तरह से देखते हैं? आपका एक एक्सपर्ट ओपिनियन इस पे मतलब लेना चाह रहा था। जी, एस्ट्रोकेमिस्ट्री में डेफिनेटली होना चाहिए इसके अंदर हमारे पास, और ये एक अलहदा से एक सेपरेट स्ट्रीम होनी चाहिए हमारे पास। ये सिर्फ एक या दो कोर्सेज वाला काम नहीं है, सही है। वी शुड हैव अ टोटल स्ट्रीम फॉर दैट मैन एस्ट्रोकेमिस्ट्री। Similarly, we also feel, being in the chemistry department of the NAST, we also feel that there should be the industrial chemistry as well, industrial chemistry stream as well over there. Yes. And not only the industrial chemistry stream over there, uh, we are also thinking that there is a need to develop the medicinal chemistry stream as well. But right now we are only focusing on the physical chemistry, inorganic chemistry and organic chemistry. So we are right now developing, and this is in our 10 years future plan, that we are at the specific point, and once we reach to that one point, then we will go for the other stream as well, because there is an entire need that we need to develop these basic disciplines as well, so that student can go into the saturation depth of these specific chemistry knowledges, so that they can work nicely in the interdisciplinary regions as well. Okay. थैंक यू सो मच सर। और आखिर में अगर आप कोई स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे हमारे ये इसकी टारगेट ऑडियंस हमारी पॉडकास्ट की सारे स्टूडेंट्स ही हैं, फिज़िक्स के या केमिस्ट्री के या ओवरऑल रिसर्च ओरिएंटेड पीपल, सो आप क्या मैसेज देते हैं कि अपने आप कुछ मैसेज देना चाहिए इन पे स्टूडेंट्स को? जी, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि तो पहले मैंने वैसे दे भी दिया हुआ है कि प्लीज़ कीप इन टच विद योर करंट अफेयर्स, because they are the only point that triggers you that you have to do something for the country. And if you don't have to do anything for the country, then you don't need to think anything. So if you want to reach on any point, you should have some goals. You should have to set some goals over there. And the most important thing is, our students are thinking that when we reach to the final year project, then we will start the research. To my level, from when you are admitted in the chemistry department or in the physics department or in any of the other department, any of the student,
he need to set his goal that he should see around himself. He should see that there are different products over there. He should set his mind that I have to develop a specific product in this specific tenure, that 6 months or 1 year. So once you have that goal, then after 1 year definitely you will be having the output of that one. And automatically once you are thinking to develop the product, and automatically that is also bridging the gap between the academia and the industry as well. So we have to develop this, to bridge this gap inside ours as well, rather than we should go outside and we should say to the academia and we should say to the industry that why you are not working like this one. Our thinking should be like this. And then with the passage of time, when you will involve in your final year project, you will be groomed a lot, and you will all the time thinking that why I'm going to do this research. So you will always be a product oriented person in that way. So this is my message to all of you. ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. ये हमारे साथ डॉक्टर असद मुमताज़ मौजूद थे और इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक केमिस्ट्री की तकरीबन काफ़ी मेजर रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड्स को डिस्कस किया, और इसी से रिलेटेड मज़ीद पॉडकास्ट जारी रहेंगी. लेकिन आज की पॉडकास्ट को यहाँ ख़त्म करते हैं. और बहुत शुक्रिया सर आपके. ये सर मुझे पता है बहुत बिजी होते हैं, हर वक्त इनके पास रिसर्च स्टूडेंट्स इनके ऑफिस में आए रहते हैं, तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट टाइम निकाला. इनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ NUST Physics and Astronomy Society. So sir, thank you so much and Allah Hafiz. Thank you.